दीवार पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर होके शीशा हो, लकड़ी होके कपड़ा हो, धातु होके नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो। हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है, तहरीर शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। नागरकोइल एक छोटा सा कदीम कस्बा है जो तमिलनाडु सूबे में आता है और केरल के बॉर्डर के करीब है। हमारे मुल्क की अनमोल विरासत की खोज में आज मैं थिरुवनंतपुरम से 83 किलोमीटर दूर नागरकोइल में आ पहुंची हूं। ये तमिलनाडु का एक बहुत ही छोटा सा शहर है जो कि दुनिया भर में जाना जाता है वडासेरी गांव के लिए। वडासेरी वो गांव है जिसने आज तक टेम्पल ज्वेलरी बनाने के फन को बरकरार रखा है। तो चलिए चलते हैं वडासेरी गांव। जनूबी हिंदुस्तान अपने कदीम अदब की मजबूत रिवायत के लिए मशहूर है। क्लासिकल मौसीकी, रिवायती रक्स और जायकेदार खाना और साथ ही साथ हमारे मुल्क के आलीशान मंदिर यहाँ के गहनों में ताज की तरह हैं और टेम्पल ज्वेलरी यहाँ के ताज में किसी रत्न की तरह। टेम्पल ज्वेलरी हमें सीधे 9वीं सदी में ले जाती है। ये खुदाई शान के खूबसूरत गहने मंदिर में देवी देवताओं के नज़ारे को मजीद हुस्न अता करते हैं। ஏழுமலை வாசா உனையே நினைத்தேன், எனது சங்கடம் தீர்ப்பாய் வேங்கடநாதனே, வேங்கடநாதனே। 9वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक देवदासियां मंदिरों में टेम्पल ज्वेलरी का इस्तेमाल देवी देवताओं के सामने नाचने के लिए करती रहीं। टेम्पल ज्वेलरी का आगाज मंदिरों से हुआ और इनकी तरक्की भी वहीं पर हुई, इसीलिए इनका नाम टेम्पल ज्वेलरी पड़ा। नागरकोइल को बुलंदी से देखें तो महसूस होता है जैसे पहाड़ों की गोद में बसा खामोश छोटा सा शहर हो। अलग अलग बरसों में टेम्पल ज्वेलरी की तामीर और तरक्की के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक ज़माने में मंदिर ही समाज का दिल हुआ करता था और इसी के आसपास जिंदगी का एहसास था। हम सभी जानते हैं कि भरतनाट्यम का आगाज़ मंदिरों से हुआ और इसी के आसपास अदब और आर्ट की भी शुरुआत हुई। 9वीं से 16वीं सदी के बीच चोला, पांड्या और कृष्णदेव राय के खानदानों ने इन्हीं मंदिरों में अपने गहने महफूज रखे, जिनको कि ये तोहफे के तौर पर दिया करते थे। और वहीं अपने ज़्यादती वर्कशॉप्स के ज़रिए उन्होंने माहिर फ़न के ज़रिए इस फ़न को आगे बढ़ाया और इन गहनों को शक्लें अता की। नागरकोइल के पास है खुशनुमा और मशहूर देहात वडासेरी। यहाँ के बाशिंदों ने टेम्पल ज्वेलरी बनाने की अनमोल विरासत को सदियों से जिंदा रखा है। तो चलिए मैं आपको वडासेरी गांव में लेकर चलती हूँ और टेम्पल ज्वेलरी बनाने के तमाम मरहलों से वाकिफ कराती हूँ। हम टेम्पल ज्वेलरी बनाना रामाचंद्रन जी की वर्कशॉप में सीखेंगे।
वडासेरी के ये फनकार पाटन और असारी के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी टेम्पल ज्वेलरी के पीस को बनाने के लिए जरूरी है फनकार के पास बहुत से तरह तरह के औजार हों जो जेवरात बनाने के मुख्तलिफ मराहिल में काम आते हैं। अन्ना, हमें बताइए कि टेम्पल ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत कैसे की जाती है? टेम्पल ज्वेलरी बनाने के लिए चांदी और तांबे की जरूरत पड़ती है। फनकार 50 ग्राम चांदी और 2.5 ग्राम तांबा लेता है। फनकार चांदी और तांबे को पत्थर की कटोरी में मिलाकर भट्टी पर पिघलाता है। चांदी और तांबे की पिघली हुई धात को चांदी की रॉड की शक्ल में तब्दील कर लेते हैं। रॉड को ठंडा करने के बाद तार मशीन पर पहले चांदी का गोल तार खींचा जाता है। यहाँ इस काम को नागालिंगम और स्वामीनाथन अंजाम दे रहे हैं। इस गोल तार को तपा लेते हैं ताकि उसमें लचक पैदा हो जाए। अब इस तार से चांदी की सीधी पट्टी शीट खींची जाएगी। तार मशीन पर चांदी की तार सीधी पट्टी जैसी शीट में तैयार हो गई है। पिघली हुई चांदी और तांबे से ये चांदी की पट्टियां बनाई गई और इन्हीं चांदी की पट्टियों को हम खाम माल मानते हैं टेम्पल ज्वेलरी बनाने का। आगे इन चांदी की पट्टियों के साथ क्या क्या होता है कि ये बेइंतहा खूबसूरत टेम्पल ज्वेलरी का रूप ले लेती है, आइए देखते हैं। यहाँ अलग अलग शक्लों में चांदी दिखाई दे रही है जिसे जेवरात की शक्ल के मुताबिक चुना जाएगा। हर फनकार अपने पास ज्वेलरी के तमाम नमूने डिजाइन रखता है। फनकार अपने ख्वाबों के तस्वुर को नए नए नमूनों को कागज पर उतारता रहता है। टेम्पल ज्वेलरी बनाने के अगले मरहले में हस्बे जरूरत फनकार एक चुने हुए नमूने को गहने की शक्ल में बखूबी बनाता है। नागालिंगम जी चांदी की सीधी पट्टी जैसी तार से गहने का पैटर्न बना रहे हैं जो बड़ा मुश्किल और सब्र का काम है। फनकार गहने के नमूने को आर्जी तौर पर गोंद से चिपका देता है। यहाँ नाक की शक्ल वाले पेंडेंट बनाए जा रहे हैं। नमूने के अलग अलग हिस्सों को भरने के लिए कई अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। नागालिंगम जी ने हिरन की शक्ल वाला कान में पहनने वाला गहने का ढांचा बनाया है।
अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। गहने के पैटर्न नमूने को जोड़ने के लिए महीन छोटी छोटी चांदी की पट्टियां, जिन्हें यहाँ की जबान में छन्नम कहते हैं, उन्हें गहने के हर हिस्से पर बड़ी एहतियात से सेट कर लिया जाता है। छन्नम गहने में चिपका दिए जाते हैं और फिर सोल्डरिंग की जाती है। आग से छन्नम चांदी के महीन टुकड़े पिघल जाते हैं और सारा नमूना टांकों से जुड़ जाता है। फनकार गहने को सिल्वर ऑक्साइड के घोल में साफ कर लेता है। इस बनने वाले गहने का नाम राकड़ी है, जिसे आज पूरा बनाया जाएगा। इस ट्रे में काले पत्थर का पाउडर है और दूसरी में हनी बी वैक्स है। दोनों को मिलाकर गर्म किया जाता है तो वैक्स इस शक्ल में दिखाई देता है। इस मोम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। टेम्पल ज्वेलरी बनाने के चौथे मरहले में नमूने के कुछ खाली गहरे हिस्सों में हनी बी वैक्स यानी शहद की मक्खी वाला मोम भर देते हैं। धान के छिलकों और कच्चे कोयले से सुलगती अंगीठी की मदद से फनकार मोम को गर्म करके नमूने के खाली हिस्सों में बड़े ध्यान से भरता है और साथ ही साथ उसे हमवार भी करता जाता है। हमारा अधूरा गहना राकड़ी हनी बी वैक्स से खूबसूरती से भर दिया गया है। इसी तरह दूसरे कई गहनों में भी वैक्स भरा गया है। फन के अगले मरहले में नमूने पर लगी फालतू मोम को खुरचकर उतार दिया जाता है।
चांदी की वो सतहें जो नमूने का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें काटकर निकाल देते हैं। नागालिंगम जी यहाँ नमूने की फालतू सतहों को काटकर निकाल रहे हैं ताकि गहने का नमूना खिलकर दिखाई दे। कारीगर फिर ज्वेलरी पीसेस को सिल्वर ऑक्साइड में साफ करके सादे पानी में धो लेते हैं। फनकार छठे मरहले में माकूल ब्रश के जरिए रीठों के पानी से गहने को पॉलिश करते हैं। पॉलिश से रफ खुरदुरी सतहें और किनारे हमवार हो जाते हैं। पॉलिश करने के बाद स्वामीनाथन जी इस पीस पर सोने का पानी चढ़ाएंगे। सोने का पानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग तकनीक से चढ़ाया जा रहा है। अब इस अधूरे गहने पर सोने का पानी चढ़ चुका है। अन्ना, ये पॉलिशिंग गोल्ड की इस पे हो गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चुकी है, तो अब आप आगे क्या करेंगे? இதை நம்ம வந்து கல் பதிக்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த குச்சியில் கட்ட போகிறோம். இந்த மெழுகை வச்சு மெழுகை ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதை இதில் கட்ட போகிறோம். இப்போ கட்டி கல் பதிக்கிறதுக்கு வேண்டி எடுக்க போகிறோம். फनकार लकड़ी के फरमे, जिसे डंडी कूची कहते हैं, इसके एक सिरे पर पिघली हुई मोम की सतह बनाता है। इस पिघली मोम पर गहना फिक्स कर दिया जाता है ताकि काम करते वक्त गहना हिले नहीं। फनकार काम के 8वें मरहले में ज्वेलरी पीस को हमवार करते हैं। इस स्टेज को फाइलिंग भी कहते हैं। काम के इस मरहले में गहने की घिसाई वाले पत्थर या फिर फाइलिंग औजारों की मदद से घिसाई की जाती है। फाइलिंग से गहना साफ, हमवार और चिकना हो जाता है।
टेम्पल ज्वेलरी बनाने के 9वें मरहले में कीमती जवाहिरात या पत्थरों को गहने की वैक्स पर सेट किया जाता है। फनकार आग की तपिश छोटी सी चिमटी की मदद से महारत के साथ बड़ी खूबसूरती से इन जवाहिरात को गहनों में जड़ता है। फनकार बेहतरीन हुनर की बदौलत रूबी, पन्नों, कैम्पस्टोन का गहनों में हैरत अंगेज जलवा बिखेरता है। बालों में लगाया जाने वाला गहना इसमें नग लग गए हैं। जेवरात में नग जड़ने के बाद उसकी फिनिशिंग की जाती है। फनकार फिनिशिंग में गहने को निखारता है। फिनिशिंग के दौरान गहने को साफ किया जाता है। टेम्पल ज्वेलरी बनाने के अगले मरहले को मिलिंग कहते हैं। मिलिंग में यकसुयत, मुकम्मल ध्यान और औजार को चलाने का हुनर कमाल दिखाता है। इस तकनीक में कारीगर नगों के आसपास और गहने के नमूने में औजार की मदद से बेहतरीन साफ गहराई पैदा करता है। मिलिंग तकनीक में गहराई इसलिए बनाई जाती है ताकि जेवरात में सोने के फॉइल पतरे को चढ़ाया जा सके। अब जेवरात पर सोने का फॉइल पतरा चढ़ाया जाएगा। सोने के फॉइल पतरे को लचीला करने के लिए उसे आग में तपाकर छोटी छोटी कतरनें काट ली जाती हैं। फिर सोने के महीन नाजुक पत्रों को गहने पर चढ़ाया जाता है। इस पतरे को चढ़ाने के लिए तजुर्बा, खास हुनर और हौसले की जरूरत होती है। विरासत हमें आवाज देती है, ये सदियों की विरासत। हमें महफूज रखो, हमें जिंदा रखो यारो, के हम हैं हुनर हिंदुस्तान के। अनमोल विरासत, अनमोल विरासत, अनमोल विरासत। हमारे पूरे गहने में इस तरह सोने का फॉइल पतरा लग जाएगा। फनकार ने इस गहने पर सोने का पतरा चढ़ा दिया है। गहने पर सोने का फॉइल चढ़ाने के बाद कारीगर छोटे छोटे औजारों से जेवरात की पॉलिश करते हैं। टेम्पल ज्वेलरी बनाने का ये आखिरी मरहला है। इस तरह हमारा गहना राकड़ी तैयार हो गया है। इसका हुस्न और बेइंतहा खूबसूरती किसी हर्फ की मोहताज नहीं है। तो देखा आपने टेम्पल ज्वेलरी का कमाल।
टेम्पल ज्वेलरी कई तरह की होती है। इसके ज़्यादातर डिज़ाइंस रिवायती होते हैं। ख़ास तौर से लकीरें, नुक्ते और लहरों में ये डिज़ाइंस देखे जा सकते हैं। टेम्पल ज्वेलरी में परिंदों, जानवरों, पौधों, बादशाहों, रक्कासाओं और देवी देवताओं की शक्लें बड़ी ही खूबसूरती से बनाई जाती हैं। आइए टेम्पल ज्वेलरी के कुछ नमूने देखते हैं। तमिलनाडु में ख़वातीन टेम्पल ज्वेलरी को शादी ब्याह, त्योहारों, तीर्थों पर बड़े शौक से पहनती हैं। टेम्पल ज्वेलरी को जेब तन करना बड़ा मुबारक माना जाता है, क्योंकि टेम्पल ज्वेलरी का काम वडासेरी गांव में कदीम जमाने से होता आया है, इसलिए इन्हें वडासेरी ज्वेलरी भी कहते हैं। टेम्पल ज्वेलरी की खूबसूरती और अनोखेपन को क्लासिकल रक्स के कई फॉर्म बड़ी ही खूबसूरती से पेश करते रहे हैं। गोया टेम्पल ज्वेलरी कई सदियों से लोगों को मुतासिर करती रही है। जदीद जमाने में टेम्पल ज्वेलरी सेट्स और दूसरे गहने बेहद मशहूर हैं। नौवीं सदी में भरतनाट्यम रक्कासाएं जैसे जेवर पहनती थी, आज भी वैसे ही जेवरात पहने जाते हैं। मैंने भी ये जेवरात पहने हुए हैं। ये मैंने विंध्यसरम लगा रखा है और ये है सूर्यन और ये है चंद्रन। आइए आपको कुछ बेहद हसीन नमूने दिखाएं। टेम्पल ज्वेलरी हिंदुस्तान की विरासत है। इसने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे रक्स की सरपरस्ती की है। टेम्पल ज्वेलरी के पीछे सभी का अपना अपना अकीदा होता है। सूर्यन और चंद्रन के पीछे लोगों का अकीदा ये है कि सूरज और चांद उनकी हिफाजत करेंगे। ज़्यादातर टेम्पल ज्वेलरी के पसे पर्दा लोगों का कोई ना कोई अकीदा ज़रूर होता है। 9वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक टेम्पल ज्वेलरी की शक्लों में कोई बदलाव नहीं आया। इनकी रवायती शक्लें आज भी बरकरार हैं और यही इनकी खूबी है, यही इनका हुस्न है। ये गहने सचमुच में हिंदुस्तानी आर्ट और अदब को वकार अता करते हैं। मैं वडासेरी के 300 फनकारों को सलाम करती हूँ और आपसे ये वादा करती हूँ कि इस सीरीज़ के अगले मुकाम में आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।